देखिए, एक बयान जो बीजेपी को सूट करता है उसको तो आप लोग ट्वीट करके वायरल करने लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरा एक महिला का भी बयान है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आरएसएस में उनके पिता शामिल थे और आज उनके पिता को देश की हालत देखकर दुख होता है। लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, राहुल गांधी से वो सवाल पूछती हैं। तो इसका एक पहलू तो ये भी है ना प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, आपने पूरे 8 मिनट का समय आदरणीय रोहन गुप्ता जी को दिया। अब मुझे अपेक्षा है 1 आध मिनट मुझे भी रोहन गुप्ता जी अनइंटरप्टेड बोलने देंगे। पहली बात, आपने जो उनसे सवाल पूछा ये सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इन्होंने स्वीकार लिया। संसद के किस सदन में किस कांग्रेस के सदस्य की माइक बंद की गई, कृपा करके बता दे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। किस यूनिवर्सिटी में उनके कार्यक्रम को रोका गया, इसका कोई जवाब नहीं है। कहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन इस देश में 2म दर्जे के नागरिक हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। तो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, लंदन में सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिद्ध हो गया। इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी भी कांग्रेसी के मन में भी नहीं है कि राहुल गांधी वो सीरियल लायर हैं, वो सिलसिलेवार झूठ बोलने वाले व्यक्तित्व हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी कांग्रेसी के मन में भी शेष नहीं है। दूसरी बात, बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दे दिया, किस मुसलमान को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी बता दे कितने क्रिश्चियंस को टिकट दिया सपा ने, किसने बुद्धिस्ट को टिकट दिया सपा ने, कितने पारसियों को टिकट दिया सपा ने, कितने जैनों को टिकट दिया सपा ने। जरा सपा ही लिस्ट निकाल के, जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, कितने ईसाइयों, कितने बौद्धों, कितने पारसियों, कितने सिखों को टिकट दिया। जरा समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया अपने समाजवादी पार्टी के जन्म काल से लेकर अभी तक की सूची कृपा करके पेश कर दें तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो जो चुनाव जीतने योग्य होता है उस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं। इसीलिए नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ईसाई जनता भी पूरा विश्वास करती है, मेघालय की जनता विश्वास करती है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। इसलिए गोवा में ईसाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के अनुकूल काम करते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने आपको लेकर सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको मैदान में उतारा जाता है और बीजेपी सफलता हासिल करती है। मुझे इनके शब्दों पे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, कितने बौद्धों को टिकट दिए बता दीजिए, हमको आपस बदनाम करें। कितने बौद्धों को, कितने पारसियों को, आपको सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करते हैं। आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जनता ने आपको सत्ता में चुना है, उसी जनता ने हमें विपक्ष में चुना है। जनता वही है जिसको आपने, जो जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है, उसी जनता ने मुझे विपक्ष में बैठाया है। तो आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता का सम्मान करेंगे तो इसका मतलब विपक्ष का सम्मान हो जाएगा। विपक्ष की बातों को कम से कम ध्यान से सुनिए। और विपक्ष भी जनता के भले की बात करता है, वो भी जनता के लिए काम कर रहा है, वो भी इसी हिंदुस्तान की जनता के लिए काम कर रहा है। हम तो हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं, आप भी हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा क्यों करते हैं आप भाई? हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, विपक्ष भी हिंदुस्तान की जनता की बात उठाता है, फिर आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? फिर आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? मैं आपकी बात सुना ध्यान से, मैं बोलने लगा तो आप चिल्लाने लगे। मैं कह रहा हूं सत्ता में किसने चुना आपको? जनता ने बैठाया ना। विपक्ष में मुझे किसने बैठाया? जनता ने बैठाया ना। इसी हिंदुस्तान की जनता ने बैठाया। तो हम हिंदुस्तान की जनता की जब आवाज बनते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? हम हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं ना, जिस जनता ने आपको भी सत्ता में बैठाया है। तो आप तकलीफ में क्यों आ जाते हैं? फिर आप दबाने की आवाज कोशिश क्यों करते हैं? आप सम्मान कीजिए ना। आप कहिए बिल्कुल सही कहता है विपक्ष इसी हिंदुस्तान की आवाज उठा रहा है, इसलिए जो विपक्ष कह रहा है उसकी बात सुनिए। जल्दी से एक आंकड़ा हम दिखाते हैं। संगीत रागी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे, जरा वो आंकड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को जो हिंदुस्तान के लिए यकीनन चिंता का सबब बनी हुई है। क्या हम दिखा सकते हैं? आप देखिए, भारत पर जो विदेशी आंकड़े सामने आए हैं 2014 के और 2022 के, चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स को आप उठाकर देख लें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को और धार्मिक आजादी को लेकर अगर इस तरह के जो सवाल लगातार किए जा रहे हैं, खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से भी, और विदेशी आंकड़े जो सामने आए हैं, ये आंकड़े तो चिंता का सबब है ना संगीत रागी जी? तो इसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना संगीत जी? देखिए,
देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर ने ऐसे ही कहा था आंकड़ों को लेकर के। मैंने पूछा था आप कहाँ से आंकड़े निकालते हैं और कहाँ से इंडेक्स तैयार करते हैं। बोलते हैं जो अखबारों में हेडलाइंस होते हैं। मैंने कौन कौन से, तो उन्होंने कुछ जो अखबारों का जिक्र किया उसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें एक एजेंडा के तहत होता है। अब रही बात राहुल गांधी वहां जाकर के क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश उनका नहीं सुनता है। इसलिए वहां पर जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के मुखालफत करने वाली ताकतें हैं, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो है वो कहते हैं कि मोदी के खिलाफ लिखने वाला मुझे ऐसा अखबार नवीस चाहिए, ऐसा पत्रकार चाहिए। उनके ऑडियंस को ये एड्रेस करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं इसके पीछे भी कारण बता रहा हूं। क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसा में वेस्टर्न इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा उठा गए, ताकि टर्की जैसा पहले से जो भारत से चिढ़ा हुआ देश है